ऐसा देश जो दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब था, जो अब धीमे धीमे खाली हो रहा है, और जहां पर पिछले एक साल में इतनी कंपनियां डी रजिस्टर हुई है जितनी भारत के अंदर कुल मिलाकर कंपनियां नहीं है, और जिसका बॉर्डर 14 कंट्री से मिलता है, परंतु जिसका विवाद 18 कंट्री से है। तो इससे उनका नेचर और कैरेक्टर भी मालूम पड़ता है। जिनकी सेना ने 1962 के बाद कोई लड़ाई नहीं जीती, परंतु सिर्फ दुनिया को दिखाने के चक्कर में अपनी इकोनॉमी खराब कर रहे हैं। जिन्होंने अपने ईस्टर्न पार्ट को खूब ज्यादा डेवलप किया, परंतु अपने वेस्टर्न पार्ट को डेवलप करने के लिए सीपैक व बीआरआई लेकर आए, और जो अब बहुत ज्यादा हाई रिस्क पर है, और इसके कारण भविष्य में उनकी इकोनॉमी खराब होने जा रही है। हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं चाइनीज इकोनॉमी की, और आज हम इस वीडियो में यह डिस्कस करेंगे कि चाइना में अभी करंट में ऐसी क्या प्रॉब्लम हुई, चाइना कैसे मैन्युफैक्चरिंग हब बना, और चाइना के सामने क्या क्या चैलेंज आने शुरू हुए, और फाइनली चाइना अब क्या करेगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसे लाइक करें, इसे शेयर करें, क्योंकि आपका यही मोटिवेशन हमें आगे काम करने के लिए प्रेरित करता है। इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, परंतु हमारे लिए ये बहुत मायने रखता है। फर्स्ट पार्ट में हम ये देखेंगे कि चाइनीज इकोनॉमी में ऐसी क्या प्रॉब्लम हो गई जिसके कारण हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। इकोनॉमिक व पॉलिटिक्स कहीं ना कहीं आपस में जुड़े होते हैं। अगर आपकी इकोनॉमिक पॉलिसी फेल है तो आपकी पॉलिटिक्स में भी फेल होने के चांस बढ़ जाते हैं, और शायद चाइना के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। अभी हाल ही में 5 जून 2023 की घटना है, जिसमें चाइना के शंघाई रियल एस्टेट इंडस्ट्री के एक बिजनेसमैन ने एक वीडियो बनाया और उसे सोशल मीडिया पे अपलोड किया, और सिर्फ एक दिन के अंदर उस पर 15 मिलियन व्यू आ गए, और पूरी दुनिया में तहलका मच गया कि क्या सच में चाइना की इकोनॉमी इस कंडीशन में पहुंच चुकी है। और उसके बाद जो हमेशा चाइना में होता आया है वही हुआ, और उस वीडियो को चाइनीज गवर्नमेंट ने डिलीट करा दिया, परंतु तब तक पूरे वर्ल्ड में लोगों ने उसे रिकॉर्ड करके रख लिया था, और जिसके कारण ये आगे से आगे खूब वायरल होता गया। वैसे भी चाइना हर चीजों को छुपाता है और सिर्फ वही दिखाता है जो उसे दुनिया को दिखाना होता है, परंतु अंदर रखी हर चीज ठीक नहीं होती। इसी को हम यहाँ पे एनालाइज करते हैं। इस वीडियो में शंघाई की हाउसिंग मार्केट के बारे में बताया गया था, और एक मार्केट का वीडियो बनाया गया था, और यह बताया गया था कि किसी समय में पूरी मार्केट फुल रहती थी, और यहाँ पे जितने भी हाउस, फ्लैट, शॉप्स, ऑफिस, ये सब कुछ फुल रहते थे, जिसमें ज्यादातर फॉरेनर थे, और वह बहुत सारी एमएनसी कंपनियों के टॉप एग्जीक्यूटिव थे जो यहीं पर रहते थे, और इन जगहों का रेंट लगभग $10,000 के आसपास था, अर्थात 8 लाख रुपए के आसपास। लेकिन अब ये सभी लोग वहां से जा रहे हैं, तो इतना रेंट देगा कौन, क्योंकि किराए पर लेने वाले लोगों की रेंट कंपनी ही देती थी, और वे बहुत ज्यादा रिच थे। अब वे लोग जा चुके हैं और घर यहाँ पर खाली है, यहाँ तक कि वे लगभग पूरी जगह ही खाली पड़ी है। इस कारण वहां पर कस्टमर भी कम हो गए, तो जो चाइना की रिटेल ब्रांड्स वहां पर खुले हुए थे उनको भी भयंकर नुकसान हुआ है। उनके स्टोर्स बंद हो चुके हैं, और वहां पर उनके एम्प्लॉयमेंट भी कम हो रहे हैं, तो इन कंपनियों के प्रॉफिट्स भी कम हुए हैं, और जिसके कारण जिन बैंक ने उनको लोन दिया था उनके लोन भी डूब रहे हैं, और उनके प्रॉफिट्स भी कम हो रहे हैं। जैसे आप देख सकते हैं, शंघाई का एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंटल स्टोर था जोबाई, उसका रेवेन्यू लगभग 30% कम हो चुका है, और उसका प्रॉफिट 50% के आसपास कम हो चुका है। और जोबाई के स्टोर्स किसी एक सिटी के अंदर नहीं थे, बल्कि पूरे चाइना में अलग अलग सिटी में फैले हुए थे, अर्थात शंघाई अपने आप में सिर्फ एक इंडिकेटर है। हालात शिंजीज, फुजियान प्रोविंस, बीजिंग, इन सभी पर ऐसे ही है। अब आप इन कंपनियों के प्रॉफिट्स भी देखिए, लगभग रेवेन्यू देखिए यहाँ पे लगभग 22% कम हो चुका है, और नेट प्रॉफिट यहाँ पे 75% से भी ज्यादा कम हो चुका है। और सिर्फ लास्ट एक साल में यहाँ पर इतनी कंपनियां डी रजिस्टर हुई है जितनी भारत में कुल मिलाकर कंपनियां नहीं है। या ये कह सकते हैं कि पिछले एक साल में चीन में बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज डी रजिस्टर हो चुकी है, अर्थात उन्होंने हाथ खड़े कर दिए कि हमसे अब कुछ भी नहीं होगा, और काम धंधा अपना सब कुछ बंद कर दिया। और चाइना में एक सिटी है जिसका नाम है डोंगवान। जैसे चाइना को पूरी दुनिया की फैक्ट्री कहते हैं, और चाइना में जो सबसे बड़ी फैक्ट्री का हब है वह डोंगवान रीजन है, और यहाँ पर एक कंपनी है डोंगवान गोगो गारमेंट। शायद आप लोगों ने कभी सुना नहीं होगा, परंतु यह लॉन्ड्री मैन्युफैक्चरर है, और जो वर्ल्ड की फेमस लॉन्ड्रिंग कंपनी है वह अपने ऑर्डर इसी कंपनी को ही देती है। ब्रांड चाहे जो यूज करो, बट वह सब लोग ज्यादातर अपनी मैन्युफैक्चरिंग इसी कंपनी से करवाते थे। इन्होंने इस साल के स्टार्टिंग में अपने प्रोडक्शंस को बंद कर दिया है,
और यह भी सिर्फ एक इंडिकेटर है, यहाँ ऐसी और भी कई सारी कंपनीज हैं जो बंद होने जा रही है। कोको इलेक्ट्रॉनिक्स ये अपने आप में वर्ल्ड की टॉप 500 कंपनी में से एक है, जिसके लगभग 6000 प्लस एम्प्लॉय थे, और इस कंपनी ने भी अपने ऑपरेशन बंद कर दिए हैं। जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर आप लोग ब्रांड देखते हैं या यूज करते हैं, वह सभी कंपनियां अपना प्रोडक्शन इसी कंपनी से करवाते थे। परंतु अमेरिका चाइना ट्रेड वॉर में ऑर्डर मिलने इनको बंद हो गए थे। लोगों को डर था कि चाइना कभी ताइवान पर अटैक कर देगा तो अमेरिका उस पर सैंक्शन लगा देगा, तो उनके ऑर्डर, उनकी पेमेंट सारी फंस जाएगी। इस कारण इनको ऑर्डर मिलने ही कम हो गए। फिर इनके पास बहुत बड़ा फिनिश गुड्स का स्टॉक रह गया था जो बिक नहीं रहा था, तो उसके कारण इनको लोन, इंटरेस्ट, इन सब में भी प्रॉब्लम्स आने लगी। तो यह जो शटडाउन्स, क्लोजर, बैंक्रप्सीज, कोलैप्सेस जो हो रहे हैं, ये सिर्फ डोंगयान तक सीमित नहीं है, बट पूरे ग्रेटर बे एरिया के अंदर हो चुका है। ग्रेटर बे एरिया अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट चाइना का एरिया है, और यहाँ पर 9 सिटी है और 2 स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव जोन है, हांगकांग एंड मकाओ। और चाइना का ये कहना है कि हम इस एरिया में इतना काम करेंगे कि 2035 तक इस पूरे एरिया को दुनिया का इकोनॉमिक हब बना देंगे। अभी भी यहाँ जबरदस्त इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो रही है, परंतु साथ साथ क्लोजर, शटडाउन्स ये भी हो रहे हैं। कंपनियां वापस जा रही है, फॉरेन एग्जीक्यूटिव वापस जा रहे हैं। ये कह सकते हैं कि ऑल इज नॉट वेल। सेकेंड पार्ट में हम ये देखेंगे कि चाइना कैसे मैन्युफैक्चरिंग हब बना। यह कोई एक दिन का कार्य नहीं है, वर्ल्ड की फैक्ट्री बनने में उसे लगभग 40 साल लगे हैं। और ये सब कुछ स्टार्ट हुआ माओ के बाद, जब सत्ता संभाली डेंग जियाओपिंग ने। इन्होंने चाइनीज इकोनॉमी को लिबरलाइज कर दिया। इन्हें ही आर्किटेक्चर ऑफ मॉडर्न चाइना कहते हैं। इन्होंने आते ही इकोनॉमिक रिफॉर्म करने शुरू किए, और इन्होंने फ्री मार्केट टू चाइना का कॉन्सेप्ट लेकर आए, और फॉरेन कंपनीज को ये बोला कि आप लोग इन्वेस्टमेंट लेकर आ सकते हैं, परंतु कंट्रोल कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का ही रहेगा। और लॉ को हम लोग बिल्कुल इजी कर देंगे, लेबर लॉ बिल्कुल इजी, एनवायरमेंट लॉ की बात मत कीजिए। यंग फोर्स चाइना के पास अच्छी खासी थी, और साथ में साउथ ईस्ट एशिया जो आसपास की जो कंट्रीज थे वहां पर भी ग्रोथ हो रही थी। कोई भी देश जो बड़ी ग्रोथ स्टोरी बनता है वह सिर्फ इस वजह से नहीं बनता कि उसके अंदर क्या चल रहा है, बल्कि उसके बाहर के कई सारे फैक्टर होते हैं जो उसको ऐसा स्ट्रांग बनाते हैं। जैसे चाइना ने जब अपने आप को चेंज किया तो इन्हें सपोर्ट करने के लिए अमेरिका भी आया, क्योंकि अमेरिका को मैन्युफैक्चरिंग के कारण इनकी जरूरत थी। क्योंकि अमेरिका पहले रॉ मटेरियल मंगाता था, फिर उसको मैन्युफैक्चरिंग करता था, और वह भी महंगी रेट पे करता था, फिर उनको वापस सेल्स के लिए भेजता था। परंतु अब अगर वह चाइना को अपनी फैक्ट्री बनाता तो एशिया का ही माल होता, एशिया की मैन्युफैक्चरिंग होगी, और एशिया में ही इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है कि उसको सेल के लिए किन्हीं अदर जगह पे नहीं जाना पड़ेगा। एशिया का माल एशिया के अंदर बनकर एशिया में ही कंजप्शन हो जाएगा, परंतु उसका प्रॉफिट अमेरिका को मिलेगा। और उस समय कोल्ड वॉर चल रहा था। चाइना की इमेज एक कम्युनिस्ट देश की थी, और एक कम्युनिस्ट देश का अमेरिकन साइड में आना एक तरह से कैपिटलिस्ट कॉन्सेप्ट की जीत थी। यूएस की तो एक तरह से ये कह सकते हैं स्ट्रेटेजिक विन थी। तो फाइनली हम ये कह सकते हैं कि एक तरफ चाइना को अमेरिका व वेस्टर्न का सपोर्ट मिला, आसपास के पड़ोसी देश की इकोनॉमी भी ग्रोथ कर रही थी। चाइना का खुद का मार्केट इतना बड़ा था जिसमें कंजप्शन हो सकती थी, और चाइना में काफी सस्ती लेबर थी। लॉ बहुत इजी थे, जैसी कंपनियां चाह रही थी वैसे चाइनीज सरकार लॉ बना देती थी। चाइना का विजन व एग्जीक्यूशन इतना जबरदस्त था कि उसने जब यह सोचा कि फ्यूचर इलेक्ट्रॉनिक्स का है और अपने आप को इलेक्ट्रॉनिक्स पे फोकस करना शुरू किया, कि उसने पूरा का पूरा शहर सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए बना दिया, और उस शहर का नाम था शेनजिन। अब ये सब कुछ चाइना में तो पॉसिबल था क्योंकि वहां पर वन पार्टी गवर्नमेंट है, और वहां पर कोई उनका विरोध करने वाला नहीं है, कोई धरना प्रदर्शन करने वाला नहीं है। इसी कारण इतने कम समय में इन्होंने इतने बड़े बड़े स्ट्रक्चर बना दिए। परंतु भारत में ये सब पॉसिबल नहीं था, क्योंकि अगर लैंड भी अगर एक्वायर होती है तो विपक्ष उसमें विरोध प्रदर्शन करने लग जाता। और चाइना ने बहुत बड़े बड़े स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाए, जिसे हम SEZ के नाम से जानते हैं। SEZ एक ऐसा एरिया होता है जिसके अंदर सरकार यह नोटिफाई कर देती है कि हम आपके प्रोडक्शंस के लिए उसे फॉरेन कंट्री की तरह ट्रीट करेंगे। अर्थात अगर आप उस एरिया में आते हो और वहां पर अगर अपनी फैक्ट्रीज बनाते हो तो हम आपसे कोई भी इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लेंगे, कोई भी आपसे एक्सपोर्ट ड्यूटी नहीं लेंगे, आपको 24 आवर्स इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी, और भी बहुत सारी सुविधाएं सरकार वहां पे देती है। तो
इससे दुनिया भर की कंपनियों को जबरदस्त फायदा लगा और वह सब यहाँ आनी शुरू हो गई। और दोस्तों, चाइना ही ऐसा कर सकता था क्योंकि वहाँ पे विरोध करने वाला कोई भी नहीं था और धीमे धीमे चाइना मैन्युफैक्चरिंग हब बनता गया। अब इस पार्ट में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि चाइनीज इकोनॉमी में क्या क्या चैलेंज आते गए, क्योंकि जैसे जैसे ग्रोथ होती गई वैसे वैसे नए नए चैलेंजेस आने शुरू हो गए। फर्स्ट, एनवायरनमेंट का चैलेंज आना शुरू हुआ, क्योंकि चाइना कोयले को बहुत ज्यादा यूज करता है और ग्रीन एनर्जी को कम यूज करता है और पूरे दुनिया में इसका विरोध होना शुरू हो गया कि आप इतनी मास प्रोडक्शंस कर रहे हैं जिसके कारण दुनिया भर में पॉल्यूशन हो रहा है और इसके लिए आप कुछ भी नहीं कर रहे। सेकेंड, वेजेस रेट वहाँ पे ज़्यादा होनी शुरू हो गई, क्योंकि पूरी दुनिया में ये मुद्दे बनने शुरू हो गए कि आप इतनी बड़ी जनसंख्या को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं और अपने प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो अगर आप ऐसा एक्सप्लॉइट करेंगे, कम रेट्स में उनके काम करवाएंगे, तो हम आपसे सामान नहीं लेंगे। तो धीमे धीमे चाइना के अंदर लेबर रेट इंक्रीज होते गए और अभी लगभग $6.50 पर आवर की रेट है, जो कम नहीं है, अच्छी खासी रेट है और पिछले साल की तुलना में लगभग 20% इंक्रीज हुआ है। ट्रेड वॉर विद यूएसए, अगर आपको ध्यान हो तो जब ट्रंप यूएसए के प्रेसिडेंट थे तो अमेरिका व चाइना के बीच में ट्रेड वॉर स्टार्ट हो गया था। अर्थात जब चाइना सस्ते सामान अमेरिका भेजता था तो अमेरिका उनको महंगा करने के लिए उन पे एक्स्ट्रा इंपोर्ट ड्यूटी लगाता था। इससे चाइना के प्रोडक्ट महंगे हो जाते थे और दूसरे देशों के और अमेरिकन कंपनियों के प्रोडक्ट थोड़े सस्ते होते थे और उसका बेनिफिट चाइना की जगह दूसरे देशों की कंपनियों को और अमेरिकन कंपनियों को होता था। इससे चाइना का एक्सपोर्ट कम हुआ और चाइना तो एक्सपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी ही है, वह एक्सपोर्ट से ही कमाते हैं, तो उसका भी उनके इकोनॉमी पे इम्पैक्ट आना शुरू हो गया। अमेरिका टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा एडवांस है, तो उन्होंने अपनी कंपनियों को ये बोला कि अगर आप टेक्नोलॉजी देंगे तो इसे अमेरिका के हितों के विरुद्ध माना जाएगा। तो इस कारण चाइना को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होने में दिक्कत होने लगी और चाइना ने भी ये बोला कि हमें इनकी ज़रूरत भी नहीं है, हम खुद अपना इतना पैसा लगाएंगे, हम खुद रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काम करेंगे और अपनी खुद की टेक्नोलॉजी के बेस पे प्रोडक्शंस करेंगे। चाइनीज कंपनी जो यूएसए में लिस्टेड हो रही थी उसमें भी प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई। जो बड़ी बड़ी चाइनीज कंपनीज थी जो ग्लोबल थी, जिन्हें चाइना में इस कारण बैन कर दिया गया क्योंकि वह अमेरिका में लिस्टेड हो रही थी और अमेरिकन इन्वेस्टर का उसमें पैसा लगा हुआ था, तो चाइनीज सरकार ने यह बोलना शुरू किया कि चाइना के हितों के खिलाफ है और एक तरह से ये कह सकते हैं कि पॉलिटिकल दुश्मनी का नुकसान इन कंपनियों को उठाना पड़ा। जीरो कोविड पॉलिसी, इसका मतलब ये है कि जिस देश के अंदर कोविड है उस देश के प्रोडक्ट को हम लोग यूज नहीं करेंगे और इस कारण भी खूब सारे उन पे रिस्ट्रिक्शंस लग गए और चाइनीज इकोनॉमी पर नुकसान पड़ना शुरू हो गया। लॉजिस्टिक कॉस्ट, अर्थात आना जाना, सामान पहुंचाना, तो चाइना के जो ईस्टर्न एरिया है, जो कोस्टल एरिया है, वो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है, परंतु जो इंटीरियर एरिया है वो वेल डेवलप्ड नहीं है। तो अगर इंटीरियर एरिया के अंदर फैक्ट्रीज अगर होगी तो उनको सामान लाने ले जाने में बहुत ज़्यादा कॉस्ट लगेगी। तो चाइना एक तरफ तो ये कह रहा है कि हम इंटीरियर पार्ट में भी फैक्ट्री लगाएंगे, तो प्रश्न ये उठता है कि वह पोर्ट तक कैसे लेकर आओगे, क्योंकि अंदर फैक्ट्री लगाने से उस एरिया का डेवलपमेंट तो जरूर हो जाएगा परंतु पोर्ट तक लाते लाते उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी और जिसके कारण उनकी इकोनॉमी को प्रॉब्लम आएगी। इसीलिए चाइना ने ये सोचा कि हम अपने वेस्टर्न पार्ट में फैक्ट्रियां लगाएंगे और वहां से बाई रोड हम लोग सामान को एशिया में, यूरोप में और अफ्रीका में पहुंचाएंगे। कॉमर्शियल लॉ, चाइना के अलग अलग प्रोविंस के अंदर अलग अलग लॉ है और फॉरेन कंपनीज ये कहती है कि जब हम अपनी लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनाते हैं तो हमें बिल्कुल क्लैरिटी चाहिए और वह आपके लॉ में हमें मालूम नहीं पड़ती। इस कारण भी चीन की इकोनॉमी पर फर्क पड़ा है। करप्शन चार्जेज, क्योंकि चाइना में एक ही पार्टी की सरकार है, कोई विपक्ष नहीं है, कोई विरोध प्रदर्शन नहीं कर सकता, तो अगर वहां पे कोई करप्शन कर भी रहा है तो उसको विरोध करने वाला, उसको रोकने वाला वहां पर कोई भी नहीं है। और ये बहुत सारे आरोप लगते हैं कि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर बहुत ज्यादा करप्शंस है। कॉम्पिटिशंस विद नेबरिंग कंट्री, जैसे वियतनाम हो गया, इंडोनेशिया हो गया, थाईलैंड हो गया, इंडिया हो गया, ये सभी देश चाइना के पड़ोसी देश हैं और इन देशों ने दुनिया के अलग अलग कंपनीज को यह बोला कि जो चाइना प्रोवाइड कर रहा है वो सेम चीजें हम भी आपको प्रोवाइड कर देंगे। चाइना के अंदर आप इसलिए जा रहे हो क्योंकि वहां पे लो लेबर कॉस्ट है, तो वह हमारे यहाँ पे भी बहुत ज्यादा चीप है। चाइना के यहाँ पर फ्लेक्सिबल लॉ है, तो हम भी अपने लॉ को इसी तरीके से बना देंगे। और
ये सभी देश ये भी कहने लगे कि चाइना में इनइक्वलिटी है, तो जो हाई रेंज के जो प्रोडक्ट होते थे वो चीन की जनता नहीं ले पाती थी, उन्हें एक्सपोर्ट ही करना पड़ता था क्योंकि वहां पर इनइक्वलिटी है। जबकि इंडिया ये कहता है कि हमारे यहाँ पे मिडिल क्लास जो लोग हैं वो दुनिया में सबसे ज्यादा हैं और हम खुद ही उन चीजों को कंज्यूम कर लेंगे। इस कारण विश्व की बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज इन देशों में शिफ्ट होने लगी और इसका भी चाइना की इकोनॉमी पे फर्क पड़ने लगा। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शंस, चाइना पर यह बहुत बड़ा आरोप है कि चाइना में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ वीक है। वह पहले किसी देश के साथ टाई अप करते हैं, उस देश की बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ अपने जॉइंट वेंचर बनाते हैं और ये कहते हैं कि टेक्नोलॉजी आप हमें दीजिए और हम अपने चाइना के अंदर इसकी मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। और फिर जैसे ही वो कंपनीज उनको टेक्नोलॉजी देती थी और उसी के साथ साथ नई कंपनियां खड़ी हो जाती थी जो उन प्रोडक्ट की कॉपी करती थी और सस्ते सस्ते प्रोडक्ट बनाकर बेचने शुरू कर देते थे। क्यों? क्योंकि उन्हें रॉयल्टी और नहीं देना होता था। और जब उनके मैटर कोर्ट में जाते थे तो गवर्नमेंट भी उन चाइनीज कंपनियों को ही सपोर्ट करती। इससे होने ये लग गया कि बड़ी बड़ी कंपनियों को ये समझ आ गया कि हम अपनी इम्पोर्टेंट और सबसे बेस्ट टेक्नोलॉजी को चाइना में ट्रांसफर नहीं करें और सिर्फ थोड़ी लो लेवल की जो टेक्नोलॉजी होती है उन्हीं को ही चाइना में ट्रांसफर करें। इससे चाइना का ब्रांड ये बनने लग गया कि चीजें जरूर सस्ती है बट घटिया क्वालिटी की, और इसका चाइनीज इकोनॉमी पे बहुत बड़ा फर्क पड़ा। वर्ल्ड वाइड कुछ नए मैन्युफैक्चरिंग हब बने। जैसे पहले जब चाइना के अंदर मैन्युफैक्चरिंग हब बनना शुरू हुआ तो उस समय उसको और कोई वर्ल्ड में कंपटीशन नहीं मिल रहा था, परंतु अब लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, मैक्सिको, इंडिया, वियतनाम, थाईलैंड, इन सभी देशों के अंदर मैन्युफैक्चरिंग होनी शुरू हो गई और इसका भी चाइनीज इकोनॉमी पे बहुत बड़ा फर्क पड़ा। पड़ोसी से झगड़े, चाइना का बॉर्डर मिलता है 14 कंट्री से परंतु डिस्प्यूट है 18 कंट्री से, तो सभी देश इससे शत्रु का भाव रखते हैं और इस कारण चाइना को ज्यादा स्पेंड करना पड़ता है जिससे अपने आप को मेंटेन रख पाए और इसका भी चाइनीज इकोनॉमी पे बहुत बड़ा फर्क पड़ा है। अब आगे इस पार्ट में हम ये देखेंगे कि क्या चाइना अपने आप को बचा सकता है। यस, इट कैन बी पॉसिबल बट इतना इजी नहीं। सबसे पहली बात यह है कि सही नीतियां लागू की जाए और चाइना मेड इन चाइना 2025 का कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं और ये कह रहे हैं कि हम अपनी इकोनॉमी को रिवाइव करेंगे। और चाइना ये कह रहा है कि दुनिया हमारे लिए अपने दरवाजे बंद कर रही है तो कोई दिक्कत नहीं, हम न्यू अपॉर्चुनिटी लेकर आएंगे। हम अपनी खुद की इकोनॉमी को कंजप्शन बेस्ड इकोनॉमी बनाएंगे, हम अपनी जनता की इनकम बढ़ाएंगे। इससे चाइना के अंदर ही कंजप्शन होना शुरू हो जाएगा और अभी तक जो हम सिर्फ एक्सपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी थे, भविष्य में हम कंजप्शन बेस्ड इकोनॉमी भी बन जाएंगे। और नई अपॉर्चुनिटी के लिए ही चाइना ने सीपैक व BRI के कॉन्सेप्ट्स लेकर आए और नए नए रूट बनाए हैं जिससे चाइना का माल अल्टरनेट रूट से भी अलग अलग देशों में पहुंच पाए और चाइनीज इकोनॉमी को वापस गति मिले। अगर ये सब कुछ हो पाता है तो चाइनीज इकोनॉमी सर्वाइव कर पाएगी, अदरवाइज चाइना के लिए बहुत सारी मुश्किलें खड़ी होने वाली है। आपको क्या लगता है दोस्तों? आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।